गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी क्लास 10th। तो अभी तक हमने ह्यूमन का पूरा स्ट्रक्चर वगैरह देख लिया था। ह्यूमन का नहीं, मतलब ह्यूमन में क्योंकि हम हाउ डू वी रिप्रोड्यूस ये पूरा चैप्टर पढ़े हैं, दैट मीन्स कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने पहले रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल, सेक्सुअल, फिर हम सेक्सुअल में भी फ्लावरिंग प्लांट में देख चुके थे एंड हम मूव कर चुके थे किस पर, ह्यूमन मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर या फिर रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस पर। तो हमने उसमें स्ट्रक्चर्स देख लिए थे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के। उसके बाद में अब हम जो देखेंगे वो है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्योंकि दोनों में ही होता है, प्लांट्स में भी होता है, ह्यूमन में भी होता है। तो यहाँ पर जो हम फर्टिलाइजेशन आज देखेंगे वो है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, अब देखिए बेसिकली फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो जैसे कि सभी चीजें हम जानते हैं ये एक प्रोसेस है ना, ये नॉर्मल सभी बच्चों को पता है कि फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस। तो मैम कौन सी प्रोसेस? इट इज अ प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म, या दूसरी तरीके से आप कह सकते हैं इट इज अ प्रोसेस ऑफ फीमेल गैमीट, सॉरी फ्यूजन ऑफ फीमेल गैमीट एंड मेल गैमीट। ठीक है, तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का जो फ्यूजन होता है उसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन की प्रक्रिया को या प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो आज ये बेसिकली हम पूरा डिस्कस करने जा रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद के प्रोसेस क्या क्या होते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद में। ठीक है, तो ये बेसिकली है क्या, तो ये ओवम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो ओवा आप जानते हैं ना, एग, गैमीट, फीमेल गैमीट, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं फीमेल गैमीट। ठीक है, वो गैमीट जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्रोड्यूस होता है। ओवरी होती है ना आपकी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपकी ओवरी होती है, ओवरी में ओवा प्रोड्यूस होते हैं। ओवा को हम एग भी कहते हैं, उसी को हम फीमेल गैमीट भी कहते हैं, सिंपली उसको ओवम भी कहते हैं। और ये हैप्लॉइड नेचर का होता है। हैप्लॉइड नेचर का मतलब n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, 2n नहीं होता। 2n का मतलब जैसे कि 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स पूरे ह्यूमन में है ना 23 पेयर्स का मतलब 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है आपका 2n स्ट्रक्चर। ये क्या है? 2n स्ट्रक्चर। तो यहां पे आप ऐसे अभी समझ लीजिए कि 2n इज इक्वल टू 46 होता है तो n इज इक्वल टू 23। इसका मतलब इस ओवम के पास में 23 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, कितने हैं? 23 क्रोमोसोम्स। लेकिन हम ये जानते हैं कि ह्यूमन में मतलब ओवम से ही पूरी एक ह्यूमन बॉडी बननी है ना। आगे जो बेबी प्रोड्यूस होगा वो इसी ओवम से बनेगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ चीज इसमें जुड़ करके 46 यानी कि 23 इसमें और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 23 इसमें और ऐड करेंगे तब जाकर के 46 क्रोमोसोम की पूरी ह्यूमन बॉडी बन पाएगी। तो ऐसी क्या चीज है? वो है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। और उस प्रोसेस के थ्रू हम किसका फ्यूजन करवाते हैं? स्पर्म का या फिर मेल गैमीट का, फीमेल गैमीट में फ्यूजन होता है। तो हम जानते हैं कि जो स्पर्म है वो एंट्री लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। ठीक है, और फिर जो फर्टिलाइज, सबसे पहले इसकी थोड़ी कुछ खास बातें वो समझ लीजिए। तो आपने प्रोसेस समझ ली। अब फर्टिलाइजेशन जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि ये जो इवेंट है ये कहां पर होती है। पूरे बॉडी में एक पर्टिकुलर प्लेस होती है जहां पर ही सिर्फ फर्टिलाइजेशन होता है, बाकी किसी भी जगह पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। वो होती है एम्पुला स्थमस जंक्शन। वो क्या होती है? एम्पुला स्थमस जंक्शन। जंक्शन, ठीक है। अब वो कहां पर होता है? तो बेसिकली उसका यहां पर आप देख लीजिए, ये है जो आपकी फैलोपियन ट्यूब होती है। फैलोपियन ट्यूब ये ऐसी कुछ आती है ना। तो हम जानते हैं कि फैलोपियन ट्यूब 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, इनफंडिबुलम, एम्पुलर स्थमस। तो एम्पुलर स्थमस का जो जंक्शन होता है उसी जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन होता है। जो इन दोनों का जंक्शन, अगर हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो 2 पार्ट के बीच का जो जंक्शन होता है, ठीक है, 2 पार्ट के बीच का जो जंक्शन होता है एम्पुला और स्थमस का, वहीं पर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पूरी होती है। उसके अलावा और कोई प्लेस नहीं है ह्यूमन बॉडी में या फिर फीमेल में जहां पर फर्टिलाइजेशन हो सके। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर, क्योंकि ये साइट आपसे पूछी जा सकती है कि व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस। तो एम्पुला स्थमस जंक्शन इज द साइट वेयर फर्टिलाइजेशन अकर्स इन ह्यूमंस। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अब आगे बेसिकली होता कैसे है। ठीक है, तो
जैसे ही मेल गैमेट की एंट्री होती है, ठीक है, एंट्री के बाद में ये एम्पुला स्टमक जंक्शन पे ये ओवम रहता है ना। अगर मैं फिर से इसको बना दूं तो ऐसा कुछ ये जो जंक्शन होता है यहां पर ओवम रहता है और यहां से होती है स्पर्म की एंट्री, और एक ही नहीं कई मिलियंस ऑफ स्पर्म इस पे आकर के अटैक करते हैं, ठीक है। अटैकिंग के बाद की सिचुएशन हम इस पे दिखा रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो जाएगा। यहाँ पर हम जूम करके मतलब पूरा आपको दिखाते हैं कि बेसिकली उसके बाद की प्रोसेस क्या होती है। तो यहाँ पर जैसे ही बहुत सारे स्पर्म आके अटैक करते हैं, बहुत सारे, ठीक है, पर हम जानते हैं कोई एक ही स्पर्म है जो फ्यूज कर सकता है, जो जिसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। इन सब में से ऐसा नहीं कि पीछे किसी के पास ज्यादा एनर्जी है और यहाँ पर किसी तो उसका वेट करेगा, ऐसा नहीं। जितने भी यहाँ पर अटैक कर चुके हैं, मिलियन में है, 1000 में है, कितने भी हैं, उन सब में से जिस भी स्पर्म की सबसे ज्यादा एनर्जी होती है वो ही उसी की एंट्री होती है। और जब इसकी एंट्री होती है तो जो टेल होती है वो बाहर रह जाती है, सिर्फ इसका हेड एंटर करता है, ठीक है, क्योंकि हमें जो काम है वो सिर्फ न्यूक्लियस यानी कि जेनेटिक मटेरियल, डीएनए मटेरियल से होता है। जो टेल होती है, जब मैंने आपको थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर बताया था स्पर्म का, तो उसमें आपने ऐसा कुछ मैंने आपको दिखाया भी था कि उसका जो जूम मतलब मैग्नीफाइंग स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। यहां पर आपके होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या देते हैं, इसको एनर्जी देते हैं मूव करने के लिए। ये टेल मूवमेंट में हेल्प करती है। और यहां पर ये जो होता है हेड, इस हेड में होते हैं एक्रोसोम, है ना, एक केमिकल होता है वो होता है एक्रोसोम। तो वो सॉरी एक्रोसोम हेड बुक को बोलते हैं और उसमें प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो पार्ट होता है ये हेड में ही यहां पर आपका जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, इस डीएनए, ठीक है। इसी में आपके क्रोमोसोम्स रहते हैं, कितने, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। n नंबर का मतलब कितने, 23 क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये आप पूरा स्ट्रक्चर समझ गए। इसी की एंट्री अंदर होगी, तो जब इसकी एंट्री होगी तो सिर्फ इतने पार्ट की होगी, बाकी इतना पार्ट बाहर। अब इसका यूज देख लेते हैं। तो जो डीएनए मटेरियल है वो तो जाकर के इसके साथ जुड़ जाएगा, जो डीएनए मटेरियल है वो इसके साथ जुड़ेगा और क्या हो जाएगा, 23 और 23 कितने, 46 हो जाएंगे, क्योंकि इसमें भी 23 है, इसमें भी 23, दोनों एड अप होकर के कितने, 46 क्रोमोसोम। और ये जो स्ट्रक्चर है वो 2n बन जाता है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये 2n बन चुका है, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ इसका क्या काम होता है, एक्रोसोम। मैंने उसी टाइम पे आपको बताया था कि एक्रोसोम का काम होता है जो ओवम की वॉल होती है उसको डिसॉल्व करना, ठीक है। जो ओवम की वॉल होती है, आउटर वॉल, उस जब प्रोटियोलिटिक एंजाइम रिलीज करता है एक्रोसोम, ठीक है, एक्रोसोम में जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम है जैसे वो रिलीज होता है तो वहां की जितनी भी वॉल है वो डिसॉल्व होकर के और इसको एंट्री मिल जाती है, ठीक है। तो डिसॉल्व मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि एक्रोसोम या फिर प्रोटियोलिटिक का क्या काम होता है तो आप बताएंगे टू डिसॉल्व द वॉल ऑफ द ओवम। जो ओवम की वॉल होती है उसको डिसॉल्व करने का इसका काम होता है, या इट हेल्प्स इन डिसॉल्विंग द वॉल ऑफ द ओवम, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब एंट्री हमेशा याद रखना टेल की नहीं होती है, सिर्फ हेड पार्ट की होती है, ठीक है। एंट्री के बाद में जो डीएनए मटेरियल है या फिर जो न्यूक्लियस है वो इस न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है और क्या बन जाता है, 2n स्ट्रक्चर बन जाता है, 46 क्रोमोसोम वाला। क्यों, क्योंकि इसके डीएनए मटेरियल में 23 होते हैं, इसके में पहले से होते हैं, दोनों एड अप होकर के 46 बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में बाकी जो स्पर्म लोग हैं उनकी एंट्री क्यों नहीं होती है, ऐसा दिमाग में आता होगा ना कि मिलियंस ऑफ स्पर्म अभी भी हैं तो वो क्यों नहीं एंटर करते हैं। वो इसलिए नहीं एंटर करते क्योंकि एक जैसे ही एक मेल गैमेट की एंट्री अंदर हो जाती है तो जो आउटर ये जो जोना पेलोसिडा की लेयर होती है ये वाली, है ना, जिसमें आपको डैश डैश दिखाई दे रहे हैं, ये लेयर तुरंत ही हार्ड हो जाती है। जैसे ही एक स्पर्म की या फिर एक मेल गैमेट की एंट्री होगी इनसाइड द ओवम तो जो आउटर लेयर है जोना पेलोसिडा वो एकदम हार्ड हो जाती है और किसी को भी एंट्री बाकी को नहीं देती। यही रीजन है कि बाकी जो मेल गैमेट्स होते हैं वो बाहर ही रह जाते हैं, वो एंट्री नहीं ले पाते हैं, कितना भी प्रोटियोलिटिक एंजाइम वो रिलीज करते रहे, पर जो हार्ड हो चुकी है लेयर उस पर आपको इफेक्ट नहीं पड़ना है, ठीक है। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड these process, ठीक है। उसके बाद में
ये कोरोना रेडिएटा बाद में डिसॉल्व हो जाती है, ये अंदर पूरा स्ट्रक्चर। अब हम आगे देखते हैं कि जैसे ही इसके बाद एंट्री के बाद में इसमें क्या चेंजेस आते हैं। तो जब इसकी एंट्री हो जाती है तो हम जानते हैं जो डीएनए मटेरियल है इसके साथ जुड़ जाता है। अब ये N नहीं रह गया ओवम, अब ये 2N हो जाता है, और 2N स्ट्रक्चर अब क्योंकि फ्यूजन भी हो चुका है, तो आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इट फॉर्म्स जाइगोट। मेल और फीमेल गैमेट या फिर ओवम और स्पर्म के फ्यूजन के बाद में जो स्ट्रक्चर बनता है वो जाइगोट होता है, और वो हमेशा 2N होता है। 2N क्यों होता है ये हमने समझ लिया, क्योंकि N इसके पास होता है, N स्पर्म से आ जाता है, तो वो 2N हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर 2N 46 क्रोमोसोम। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ये सिंगल सेल है, अभी 2N की सिंगल सेल है, इसमें डिवीजन होता है। क्या होता है? डिवीजन। आप जानते हैं ना सेल डिवाइड करती हैं, 1 से 2 होती हैं, 2 से 4 होती हैं, तो इसमें होता है डिवीजन। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना कि फर्स्ट डिवीजन इन सेल, जब भी कभी फर्स्ट डिवीजन, सबसे पहला डिवीजन है ना, कभी ना कभी होगा। आप भी कभी पहले, कभी आपने बुक खोली होगी, कभी आपने पहले लिखा होगा, कभी आपने पहले खाया होगा, तो वैसे यहाँ भी डिवीजन की स्टार्टिंग जब होगी, फर्स्ट डिवीजन को हम कहते हैं क्लीवेज। फर्स्ट डिवीजन को क्या कहते हैं? क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, फिर अब ये 2 सेल्ड स्टेज आ जाती है। 2 सेल्ड स्टेज मतलब ये सिंगल 1 से 2 हो गए, 2 सेल्ड स्टेज आ गई। ठीक है, अब 2 से 4 जस्ट डबल होती जाएंगी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16। ठीक है, तो 2 से कितनी हो जाएंगी? 4 सेल्ड स्टेज, और फिर 4 से 16 सेल्ड स्टेज। 16 से फिर ये डबल अप होकर के होती रहेंगी, मतलब 16 से फिर कितनी होंगी? 16 इंटू डबल 32, 32 से 64। ठीक है, 64 के बाद में फिर आपका 108 का डबल कर दीजिए, तो ये बहुत सारी सेल्स जब डिवाइड हो जाएंगी तो ये कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जब बहुत सारी सेल हो जाएंगी इकट्ठा, तो इसमें से कुछ सेल जो है ये बाहर आउटर लेयर बना लेंगी, उस लेयर को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट लेयर। उस लेयर को क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट लेयर। और कुछ अंदर जो बची रहती है वो एक मास बना लेती हैं, क्योंकि जब हम जानते हैं कि बहुत सारी सेल जब इकट्ठा हो जाती हैं तो वो एक मास हो जाता है। ठीक है, तो ये इनर मास ऑफ सेल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इनर मास ऑफ सेल। और जो कैविटी होती है, हमेशा कैविटी के लिए, आप पिछले साल अगर डाइवर्सिटी पढ़ के आए होंगे, किसमें? 9th क्लास में, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसमें सील का मतलब होता है, ये सील COLE, इसका मतलब होता है कोई भी कैविटी, कोई भी खाली स्पेस होता है तो उसको हम सील वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि ये ब्लास्टोसिस्ट का है ना, तो ये क्या होगा? ब्लास्टोसील कैविटी। कौन सी होगी? ब्लास्टोसील कैविटी। ये जो स्पेस है उसको ब्लास्टोसील बोलेंगे। ठीक है, अब ये बन गया, ये सब कहाँ हो रहा है? ये सब बन कहाँ, चल कहाँ रहा है प्रोसेस? ये बेसिकली जो प्रोसेस है ये हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर हो रही है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, है ना, आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, ये मैं रब करने जा रही हूँ, फिर हम मूव करेंगे कि बेसिकली ये प्रोसेस पूरी हो कहाँ रही है। दिखाते हैं आप। तो ये है ओवरी, जहां पे बनते हैं ओवा। ये ओवा यहाँ से रिलीज होकर के फिम्ब्री के थ्रू यहाँ पर इन्फंडिबुलम रीजन से ऊपर होते हैं। ये यहाँ पर ओवम आकर के रखा रहता है, यहीं पे होती है स्पर्म की एंट्री और यहीं पे होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद में बनता है जाइगोट। जाइगोट, ये जाइगोट बन गया। ठीक है, अब ये जाइगोट आगे बनता रहेगा, यानी कि क्लीवेज, और मूव भी करता रहता है। ठीक है, आगे मूव भी करता रहेगा। यहां पर जब ये आ जाता है तब ये बनता है ट्रोफोब्लास्ट लेयर, लगभग एकदम मिड से थोड़ा सा ऊपर इस जगह पे आकर के इसकी ट्रोफोब्लास्ट लेयर बन जाती है और इनर मास ऑफ सेल बन जाते हैं। ये वाली स्टेज यहां पर आके बनती है। इसके बाद में होता है इम्प्लांटेशन। क्या होता है? इम्प्लांटेशन।
मैम ऐसा आपको कैसे पता? क्यों इसके पहले नहीं होता या इसके बाद में? इसलिए क्योंकि ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर बनी है इन्हीं की मदद से इम्प्लांटेशन होता है। कैसे होता है मैं बताती हूँ। इम्प्लांटेशन पहले ये समझ लो कि होता क्या है। तो इम्प्लांटेशन इज द अटैचमेंट ऑफ जाइगोट या द अटैचमेंट ऑफ आप ये कह सकते हैं फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है, अटैचमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग टू द इंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द ओवम। हम ये जानते हैं कि यहाँ पर ऐसी इंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है ना अंदर की, तो यहीं पे आकर के इसका अटैचमेंट इस साइड पर होता है। अच्छा, ये अटैच कैसे होती हैं बताते हैं। ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती हैं ये क्या करती हैं, ये अटैच हो जाती है। मान लीजिए ये है इंडोमेट्रियम की ये वाली लाइनिंग, ये वाली, तो ये क्या करती हैं, ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अराइज करती हैं। क्या बनाती हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम कहते हैं यहां पर ये जो इसके पहले भी एक इवेंट होती है, इसमें होती है ट्रोफोब्लास्ट लेयर। ट्रोफोब्लास्ट लेयर आउटर और इनर लेयर में डिवाइड होती है, ठीक है, आउटर और इनर लेयर। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इसको हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाई, ठीक है, कोरियोनिक विलाई, ठीक। अब ये जो कोरियोनिक विलाई होते हैं और ये जो लेयर है, अब क्योंकि ये ब्लड वाली लेयर, ऑब्वियस सी बात है कि पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, तो ये जो इंडोमेट्रियम की लाइनिंग है ये और कोरियोनिक विलाई, ये दोनों और साथ में ब्लड वेसल्स, ये आपस में इंटरमिंगल्ड हो जाती हैं, ठीक है, आपस में क्या हो जाती है? इंटरमिंगल्ड हो जाती हैं। और इंटरमिंगल्ड होकर के क्या बनाती हैं? प्लेसेंटा बनाती हैं। ये इधर से ब्लड वेसल्स निकलेंगी इस वाली लेयर से, इंडोमेट्रियम लाइनिंग से क्या निकलती है? ब्लड वेसल्स, और इंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है वो भी, और साथ पे इधर से कोरियोनिक विलाई, ये दोनों आपस में ऐसे, ये मान लीजिए इंडोमेट्रियम की लाइनिंग है इधर वाली और ये कोरियोनिक विलाई है, ये आपस में इंटरमिंगल्ड हो जाती हैं, ठीक है। आपस में इंटरमिंगल्ड होने के बाद में ये बनाते क्या है? ये बनाती है प्लेसेंटा, ठीक, क्या बनाती हैं? प्लेसेंटा बनाते हैं। अब प्लेसेंटा क्यों बना, क्या काम है इसका? प्लेसेंटा जो होता है ये बहुत सारे हार्मोन्स को निकालता है। जब तक प्लेसेंटा नहीं होगा तब तक आगे जो बेबी है वो तो रहेगा लेकिन उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यही फॉर्मेशन क्या करता है, ये जो प्लेसेंटा होता है, ये प्लेसेंटा ये क्या बनाता है? ये प्लेसेंटा बहुत सारे हार्मोन्स को बनाता है। ये प्लेसेंटा बनाता है HCG, यही बनाता है HPL, ठीक है, यही आपका मतलब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के लेवल को भी मेंटेन करके रखता है। तो बहुत ज्यादा रोल है प्लेसेंटा। मतलब आप ऐसा सोच सकते हैं कि जो फेटस है उसको कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है, पूरी तरह से क्या करके रखता है? प्रोटेक्ट। और जब ये डेवलप हो जाएगा, मान लीजिए इसमें ये डेवलप हो गया, प्लेसेंटा बन गया, तो ये क्या स्ट्रक्चर, आगे की स्ट्रक्चर मैं दिखा रही हूं आपको, वो कुछ ऐसा बनेगा। ये ऐसा कुछ, ये होता है फेटस। अभी ये ग्रोइंग स्टेज में पूरा डेवलप नहीं हो पाया है, इसीलिए इसको हम फेटस कह रहे हैं। ये आपका है प्लेसेंटा, ये क्या है? प्लेसेंटा है। और ये जो है ये अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड। ये इसी अम्बिलिकल कॉर्ड से क्या आ जाता है? सारा मटेरियल, यानी कि मदर की बॉडी से, यहाँ मदर की बॉडी से न्यूट्रिशन जितने वो फेटस को जाते हैं, ठीक है, वाटर मिनरल्स भी यहीं से जाता है,
इस बॉडी से जितने भी टॉक्सिक वेस्ट होते हैं, कोई भी वेस्ट मटेरियल होता है, वो यहां से वहां जाता है ना, और रेस्पिरेशन भी इसी से होता है। तो इसने क्या क्या किया, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, और साथ में क्या होता है, ये मैं आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, और लास्ट में आपका क्या है, एक्सक्रीशन। तीनों ही प्रोसेस इस अम्बिलिकल कॉर्ड से होती है। प्लेसेंटा क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, HCG, HPL, बहुत सारे हार्मोन, रिलैक्स वगैरह, ये हार्मोन को रिलीज करता है, जो कि मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी के लिए हेल्प करते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ये था आज का पूरा हमारा लेक्चर। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। जो आपकी क्वेरी है वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, आई विल आंसर, और जो भी नहीं समझ में आया हो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं हम खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।